हजारीबाग से 2 बार विधायक और इस बार जनता ने सांसद के रूप में चुना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हजारीबाग लोकसभा सीट से मनीष जायसवाल जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप 2 बार विधायक रहे हैं, आपकी कर्म भूमि कहूँ तो हजारीबाग रही है और इस बार आपको जनता ने प्रमोट किया है, सांसद के रूप में चुना है। विधानसभा से लोकसभा का सफर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आप जनता को किस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे और खुशी कैसे जाहिर करेंगे? देखिए, ये जनता का आशीर्वाद ही है जिसके चलते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पहली बार भी जब 2014 में चुनाव लड़ा, उस समय भी उनका आशीर्वाद मिला, 19 में भी मिला और अभी भी मिला। जनता का बहुत बहुत आभार, कार्यकर्ताओं का आभार और अपने पार्टी के जो नेतृत्व हैं प्रदेश के और केंद्रीय नेतृत्व, इन दोनों का आभार कि आज मैं यहाँ तक आया हूँ। झारखंड की जब भी बात की जाती है तो 2 चीज़ें जो लोगों के जहन में आती है, पहला तो कोयला और दूसरा प्रकृति। आज भी जिस तरीके का वो पहाड़ी इलाका, उसके बावजूद तापमान में रांची की बात करूं या फिर कई इलाके हैं जहां पर तापमान बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है। जल, जंगल, ज़मीन, इस चीज़ को लेकर झारखंड बिहार से अलग हुआ है, लेकिन आज भी न जल बचा है, न जंगल है और न ज़मीन है। आप देखें तो जल जो है लगातार, जो गाँव इलाके हैं वहाँ दूर से पानी लाना पड़ता है, खास करके गर्मियों में। जंगल लगातार कटते जा रहे, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि अब आप इस पद पर आ गए हैं कि आप पूरे स्टेट को संबोधित करेंगे, आप नेशनल पटल पे लेकर आएंगे। इन चीज़ों पर कैसे काम करना है, क्या सोचा है आपने? देखिए, ये बात सही है कि झारखंड की पहचान जल, जंगल और ज़मीन से है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका जो दोहन है ये बहुत तेज़ी से हुआ है। और एक बात आश्चर्य जरूर देता है कि हम लोग हर साल पौधा लगाने जाते हैं, लाखों लाख सुनते हैं, करोड़ों पौधा लगाया जाता है, लेकिन इसका आउटकम कभी भी ज़मीन पे देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये पौधे कहाँ चले जाते हैं, बड़े क्यों नहीं होते हैं, ये पता नहीं रहता है। तो एक तो ये विषय है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काबिलियत पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है, लेकिन जब तक जनता सजग नहीं होगी। आज अगर हम लोग कोयला की बात करें तो इलीगल माइनिंग चरम पर है। बालू की बात करें, नदियाँ अपनी कोर्स बदल रही हैं। जो है बालू, मतलब समझिए कि नदियों से बालू को कोड़ करके निकाल दिया गया, पूरी तरह से बालू विहीन नदियाँ कर दी गई हैं। तो सरकारों को भी देखना चाहिए कि ये कैसे चलेगा। पिछले 4 साढ़े 4 साल से झारखंड में जो सरकार चल रही है, उसने इन साधनों को अपने व्यक्तिगत दोहन के लिए उपयोग किया है। आपको पता होगा कि बालू का आज तक कभी भी ये जो ऑक्शन होता है, माइंस का जो घाटों का जो ऑक्शन होता है, वो नहीं हुआ है। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई फलाफल नहीं। और अवैध बालू का सिलसिला जारी है, अवैध कोयले का सिलसिला जारी है, अवैध आयरन ओर का सिलसिला जारी है। तो जब तक ये अवैध चीज़ें चलती रहेंगी, लोगों को जहाँ मर्जी होगा वहाँ माइनिंग कर देंगे, तो पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही। इस बार पारा जो है लगभग 50 डिग्री के आसपास झारखंड में भी पहुंचा है, जो बहुत चिंताजनक है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में सबसे बड़ा फोकस इस पे हो, नहीं तो मानव का जो सृष्टि का जो सृजन है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। झारखंड, जैसे आपने भी बताया कि बालू, कोयला, झारखंड में इतना ज़्यादा कोयला का उत्सर्जन होता है कि पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा स्रोत बिजली का वहाँ से जाता है। लेकिन जब झारखंड वासियों की बात आती है तो 8 घंटे लाइट कट है, 10 घंटे लाइट कट है, क्योंकि विधायक के तौर पर आपका कार्य क्षेत्र सांसद के मुकाबले कम होता है, आप डायरेक्ट जनता से जुड़े होते हैं। लेकिन अब आपका कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, तो क्या इन बड़े मुद्दों पर, खास करके बिजली और पानी के मुद्दों पर आप काम करेंगे? क्या अब आपसे जनता ये उम्मीद करे कि हमारे विधायक सांसद बने हैं तो वो इन मुद्दों पर काम करेंगे, हमें अब बेहतर चीज़ें मिलेंगी? देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये राज्य का विषय है और ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। इस देश में हम सभी लोग जानते हैं कि बिजली की कमी नहीं है, बिजली है। और सेंट्रल जो फोरम है वहाँ पे बिजली उपलब्ध है, राज्यों को पैसा देना है और बिजली लेना है। हमारा जो इलाका है, जिस इलाके से मैं आता हूँ, ये मोस्टली डीवीसी कमांड एरिया इसको बोलते हैं, उसका पार्ट है। हमारी आपूर्ति जो है बिजली की डीवीसी करती है। ये बहुत पुराना एग्रीमेंट है और डीवीसी ना बिजली कहीं से खरीदती है और हमारा जो उत्पादन है एक यूनिट का डीवीसी का, वहीं पर ये 6 जिला आश्रित रहते हैं।
इस पर काम करने की ज़रूरत है कि ये जो डीवीसी का जो एग्रीमेंट है राज्य सरकार के साथ, ये ख़त्म होना चाहिए। और अब जैसे फ्री बिजली है कि मान लीजिए कहीं से भी कोई ख़रीद करके ले सकता है, तो राज्य सरकारों को ये ऑप्शन मिलना चाहिए इस जगह के लिए भी कि वो पॉसिबली जो है बिजली को फ्रीडम के साथ में नेशनल यूनिट से खरीद सके। पहला तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, झारखंड में बिजली का लीकेज, मतलब अगर लॉस जिसको बोलते हैं, चोरी के माध्यम से हो, पिल्फरेज के माध्यम से हो, ये लगभग 40% है, जो कि नेशनल एवरेज में भी हमको लगता है कि बहुत ऊपर है। इस पर भी राज्य सरकारों को काम करने की ज़रूरत है। जब तक राज्य की सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं होगी, आउटकम नहीं मिलने वाला है। जल जीवन मिशन जो चल रहा है केंद्र की सरकार का, ये भी झारखंड में एक चैलेंज है, क्योंकि एजेंसी जो है वो राज्य सरकार होती है, उसको इम्प्लीमेंट राज्य सरकार को करना रहता है। केंद्र ने पैसा उपलब्ध कराया है। अभी हम लोग जिस क्षेत्र से विधायक हैं वहाँ पर कई एक जगह पर ये शिकायत मिल रही है, टावर तो लग गया लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं आता है। कई एक कारण है, इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, बिजली, पानी, जिस पर काम करने की ज़रूरत है और हम लोग जरूर करेंगे इसको। आप लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो ये सवाल बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी जून है और बस 2-3 महीने की बात है, झारखंड में विधानसभा भी होने हैं। वर्तमान में जेएमएम की सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं, कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। या आप विधायक के इस तौर पर मैं सवाल आपसे ज़्यादा पूछ रही हूँ। कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है, चंपई सोरेन इस वक्त संभाल रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता जिस तरीके से देख रही है मुख्यमंत्री का जेल जाना, उनकी पत्नी का सामने आना और तमाम चीज़ें, क्या लगता है कि फिर से एक बार झारखंड में बदलाव होगा? क्या जेएमएम की सरकार को फिर से मात खाना पड़ेगा? क्या भाजपा को मौका दिया जाएगा? क्या लगता है, जैसे पिछले रघुवर दास के सरकार में हमने देखा, क्या ऐसी कुछ तस्वीर बदल सकती है? देखिए, लोग परेशान हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता क्या कर रहा है। हेमंत सोरेन जी जेल किसी अच्छे काम के लिए नहीं गए हैं। जिस मुद्दे पर उनको जेल भेजा गया है, और भी कई एक सारे मुद्दे हैं, कई एक सारे करप्शन के इश्यूज हैं जो कि सामने हैं लोगों के, और इसीलिए उनको जेल भेजा गया है। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं। आज झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, विकास जो है पिछले 4-4.5 साल से बिल्कुल ठप है। आप नेतागिरी में बिजी हैं। आप अगर देखेंगे स्वास्थ्य विभाग झारखंड में पिछले 4-4.5 सालों में स्वास्थ्य विभाग बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे गया। उद्योग बन करके रह गया है, ट्रांसफर और पोस्टिंग। आप किसी भी ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा का कोई भी काम आपका होने वाला नहीं है। एक मैं इंडेक्स आपको बताता हूँ कि अगर कभी थाने पर शिकायत करने जाना हो और वहाँ की जनता, उस क्षेत्र की जनता सीधे थाना ना जा करके किसी जनप्रतिनिधि को ढूंढती हो, एमपी को, एमएलए को, किसी वार्ड पार्षद को, किसी और जो समाज में जो नेता हैं उनको अगर ढूंढती हो, तो समझ लेना चाहिए कि वो सरकारें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। आज हम लोगों के पास बरसात रहता है कि भाई थाना में बुलाया गया है, थोड़ा सा आप फ़ोन कर दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये इंडिकेटर है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और लोग परेशान हैं, और इस बार बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मैं पिछले बार की बात करूं तो हमारे पास यानी कि झारखंड में कुल आपके पास 12 सीटें थी, कुल एक 800 की थी, और इस बार की बात करूं तो घटकर 9 पर पहुंच गई है। 400 पार का कहाँ एक तरफ दावा किया जा रहा था और कहाँ राज्यों में सीटें जो कम हुई। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, तमाम ऐसे राज्य हैं, झारखंड से ही करते हैं, कहाँ खो दिया है 3 सीट? क्या लगता है कि अर्जुन मुंडा जी पिछले बार जो डिफरेंस था उसके बावजूद उनको नहीं लगा कि 1400 सीट काफ़ी, 1400 का अंतर काफ़ी कम होता है? या मैं दुमका से बात करूँ तो सीता सोरेन जी को चांस दिए गए थे, तमाम जगह है। क्यों लगता है कि जनता नाराज़ है और यही असर विधानसभा में देखने को मिला? तो क्या ये नाराज़गी, जिस तरीके से लोकसभा की सीटें कम हुई है, झारखंड विधानसभा में कैसे तस्वीर बदलेगी? देखिए, एक इंडिकेटर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार अगर हम लोग विधानसभा के हैसियत से देखें तो 81 में से 50 विधानसभा पर जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए अलायंस को जो है लीड है इस बार अभी वर्तमान में, और 31 पर जो है इंडी गठबंधन का को लीड मिला है। तो उस हिसाब से भी हम लोग आगे हैं। अब रहा 400 पार का मामला। देखिए, हर विद्यार्थी
अपना लक्ष्य सेट करता है कि हम एकदम से 90% 95% मार्क्स लेकर के आएंगे। बड़ी सारी परिस्थितियां होती हैं जिसके चलते हो सकता है कि वो डिस्टिंक्शन लाके 70-75% लाके ही रुक जाता है, तो उसको फेल थोड़ा ही ना बोलेंगे। लक्ष्य गोल हमारा हमेशा हायर सेट करना रहता है और परफॉर्मेंस उसी अकॉर्डिंगली हो, ये जरूरी नहीं होता है। तो हम लोग पास करके अच्छे डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास करके आए हैं। बहुमत का आंकड़ा भी एनडीए ने छुआ है, बल्कि हम लोग उसके ऊपर हैं, कंफर्टेबली ऊपर हैं। अब लेकिन आप देखिए पूरा जो देश में एक हल्ला मचाया हुआ है विपक्षी लोगों ने, उनके पास पिछले 3 चुनावों से अगर आप जोड़ दीजिए 14, 19 और 24, इन 3 चुनावों के टोटल जो कांग्रेस की सीटें हैं, अगर उसको आप ऐड ऑन कर दीजिएगा तो भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले 24 में जितनी सीटें आई हैं उससे काफ़ी कम है। तो एक फेल्ड विद्यार्थी इसलिए खुश हो रहा है कि जो टॉपर है उसने कम स्कोर किया है। यही मामला है अगर आप देखिएगा तो। बात रहा झारखंड में जो हम लोगों को जो 3 सीट का नुकसान हुआ है, देखिए चुनावें होंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, कुछ लोकल इश्यूज आएंगे जिसके चलते ये सीटें घटती बढ़ती रहेंगी। हमेशा से होता रहा है। जैसे यूपी में हम लोग ज़्यादा लेकर के आए थे, इस बार कम लेकर के आए, फिर आगे वापस वो जो है चीज़ें बढ़ेंगी। और ये नेशनल इफेक्ट है, कहीं पे हम घटेंगे, कहीं पे हम बढ़ेंगे। लेकिन पूरे देश की जनता को अगर आप देखिएगा तो पहली बार 62 के बाद, नेहरू जी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार किसी एक प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है। नेहरू जी 2 बार चुनाव लड़ के आए थे, तीसरी उन्होंने 3 चुनाव नहीं लड़ा था। मोदी जी ने 3 चुनाव लड़ा है और तीनों में अच्छे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड में भी मैंने आपको बताया कि 50 सीटों पर हम लोगों ने लीड किया है। और जो वर्तमान में जो जमीनी हकीकत जो झारखंड में देखने को मिलेगा उसमें बड़ा स्पष्ट है कि इस बार वहाँ पर भी एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, पूर्ण बहुमत से सरकार तो मतलब नहीं बन रही, बीजेपी की सीटें बहुमत से कम है, और क्योंकि सरकार मिली जुली है तो सबका कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। ये सवाल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं सहयोगी दलों की बात करूं जो इस वक्त एनडीए में है, जो बड़े सहयोगी दल हैं, जदयू की बात करूं, टीडीपी की बात करूं, ये कई ऐसे जो योजनाएं लाई गई हैं उसका विरोध करते हैं। जैसे कि यूसीसी टीडीपी सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कार्यकाल में किया था, नहीं सपोर्ट करता। अग्निवीर योजना काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, कई बार इसका तमाम जगहों पे चर्चा हुआ, इसको सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में ये सवाल बड़ा ज़रूरी हो जाता है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सपोर्ट सहयोगी दल नहीं करते, तो क्या सरकार चलाने में वो अनबन की स्थिति, वो फूफा मौसा वाला सीन, वो रूसना बनाना नहीं लगा रहेगा? आपको लगता है कि 5 सालों तक सरकार बिल्कुल ऐसे ही स्मूथली चलती रहेगी जो तस्वीरें कल हमने अंदर से देखी? देखिए, कल की अगर तस्वीर आपने देखी होगी सेंट्रल हॉल की, तो उसमें बड़ा स्पष्ट था कि सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि मोदी जी को हम लोग, उनको, उनके काम को, उनके देश के एजेंडे को हम लोग सपोर्ट करेंगे। बहुमत की सरकार, मतलब ये एनडीए की सरकार है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले कई एक बार से अगर आप देखेंगे तो पहली बार 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, 19 में भी रही, आज भी है। तो एनडीए की सरकार चलाने का अनुभव प्रधानमंत्री जी के पास पहले से, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम लोग उसको चलाने जा रहे हैं, ये पहले से उनका अनुभव है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने कर्तव्यनिष्ठ और जितने विजनरी प्रधानमंत्री जी हैं, ये सरकार को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे अलाई बहुत पुराने हैं, ट्रस्टेड हैं, टेस्टेड हैं, और जो राष्ट्र को ऊपर ले जाना चाहते हैं वैसे हमारे अलाई। हो सकता है कि किसी किसी मुद्दा पर किसी को कोई आपत्ति हो, तो वो बैठ करके बातचीत करके रिजॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको कि एकदम से कहें कि डिफरेंस हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंदर जो अपनी बातें रखी, इसका सार जो निकला उसमें से एक बड़ी अहम चीज़ है जिसका जिक्र इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस बार के चुनाव से पहले की मैं बात करूं, प्रचार की बात करूं या उससे पहले अपने कार्यकाल में बात करूं, राम नाम का बड़ा जिक्र करते आए हैं। प्रभु श्री राम या कहीं जाएं तो जय श्री राम के साथ अपनी बातों की शुरुआत करते हैं। लेकिन कल आपने सुना, हमने सुना, पूरे देश ने सुना, राम नाम कहीं ना कहीं छुप गया। उन्होंने कहा भगवान जगन्नाथ गरीबों के देवता हैं, लेकिन राम का नाम नहीं लिया गया। मैं अगर बात करूं जिस दिन उन्होंने यानी कि 4 तारीख जीतने के बाद भी राम नाम का नाम नहीं लिया गया, तो क्या राम नाम से नाराजगी? अयोध्या की सीटों का असर राम नाम पर डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आप लोग चीज़ों को बेवजह तूल देती हैं। ये क्या है कि कल का मीटिंग जो है कोई पब्लिक फोरम का मीटिंग नहीं था। ये एनडीए के अपने सांसदों की बैठक थी और कुछ डिग्निटरीज थे उसमें। वहाँ पर अब मोदी जी की अगर हम लोग बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सनातन धर्म में डीपली इनग्रॉस्ड हैं और वो हर देवता के पास, अगर आपने देखा होगा पूरे देश में घूम घूम करके वो जहाँ पर भी सनातन के मंदिर हैं वहाँ वो जाते रहे, सभी जगह जाते रहे। गरीबों का कल जिक्र आया, उस पे उन्होंने, जब उड़ीसा का जिक्र आया, जब वो सभी राज्यों की चर्चा कर रहे थे, उड़ीसा का जिक्र जब आया तब उन्होंने प्रभु जगन्नाथ का नाम लिया कि भाई वहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा आशीर्वाद मिला है, राज्य में सरकार बनी है, हम लोग लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो प्रभु श्री राम उनके आत्मा में बसते हैं। आपने देखा होगा कितने शिद्दत से उन्होंने पूजा अर्चना और सभी कुछ किया। अब किसी एक फोरम पर अगर उनके नाम का जिक्र नहीं किया गया तो उससे उसको अयोध्या के रिजल्ट से देखा जाएगा, ऐसा तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो ये एक क्षणिक विषय है। हमको नहीं लगता कि देश में लोगों को इस बात पर चर्चा भी करनी चाहिए, और जो लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं ऐसा माना जाना चाहिए कि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई सकारात्मक काम नहीं है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को निकाल करके वो जो है देश के सामने परोसने का काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। प्रभु जगन्नाथ का नाम उड़ीसा के साथ आया था, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, आखिरी सवाल आपसे। वैसे जनता काफ़ी छोटी चीज़ें ही नोटिस करती, खैर आखिरी सवाल ये है कि अब जिस पद पर, मतलब जिस हज़ारीबाग शहर की मैं बात करूँ तो वहाँ से आप विधायक और अब हज़ारीबाग लोकसभा सीट से सांसद, लोकसभा क्षेत्र चतरा रामगढ़, क्या कुछ बदलाव, आम जनता वहाँ से आपसे क्या उम्मीदें रखे, किस तरीके से सांसद निधि फंड का आप इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा लोकसभा सीट पर, एक बार वो बता दीजिए। देखिए, अभी हमने पिछले चुनाव में 78 दिन का चुनाव कैंपेन का पीरियड था, तो लगभग हमने 1300 गाँव में जाने का काम किया। काफ़ी समय मिला था तो हम लोगों ने बहुत सारे गांव विजिट किए। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या अगर हम कहेंगे तो विस्थापन है, और विस्थापन केवल कोलियरीज का नहीं है। देखिए 1950 और 60 के दशक में 2 डैम बने वहाँ पे, तिलैया डैम, कोनार डैम। आज तक इनके विस्थापित जो है वो सेटल्ड नहीं है, पूरी तरह से उनको जो है जो सेटलमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। पतरातू डैम है, उसका भी सेटलमेंट आज तक नहीं हुआ। सीसीएल का कह लीजिए, टाटा स्टील का कह लीजिए, एनटीपीसी का कह लीजिए, इनकी जो माइंस हैं वहाँ पर भी विस्थापन का जो इश्यूज़ है वो चलता रहता है, मतलब ऑनगोइंग है। कभी ये कंपनीज जो हमेशा एक्वायर करती हैं, और देखने में ये मिला है कि भारत सरकार की कंपनियों के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग सीसीएल और एनटीपीसी के नियमों में विसंगति, आपस में दोनों तालमेल नहीं रखते। मतलब सीसीएल कहती है कि हम ज़मीन एक्विजिशन के बदले नौकरी देंगे और एनटीपीसी जो है अनॉनिटी देती है, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, दोनों को एक होना चाहिए। तो ये विस्थापन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो विस्थापित होता है, आपको लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमने लोगों को, पदाधिकारियों को ये बोलते सुना है कि भाई हमने ज़मीन लिया तो उसके बदले में उनका पैसा दे दिया, लेकिन सेंटिमेंट को कभी भी आप खरीद नहीं सकते। मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ मेरी शादी हुई, जहाँ मेरे बच्चे हुए, जिस आंगन में मैं हमेशा खेला, जहाँ से मेरे रिश्तेदारों की अर्थी गई, और जहाँ फॉन्ड मेमोरीज उस घर की जो मेरे पास है, उसको वाइप ऑफ कभी भी नहीं किया जा सकता। ये पहला विषय लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरा कि हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम 10 किलोमीटर बाद भी किसी गांव में जा कर के अगर सेटल होते हैं तो वहाँ के लोग हमेशा हमको बाहरी ही समझते हैं। वो कभी भी वो जो आत्मीयता जो होता है
वो हम लोग को विस्थापितों को नहीं मिल पाता है। तो ये दो मरहम के साथ ही इस बीमारी को देखना चाहिए। तो पहला ये इशू है। दूसरा, हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र से ट्रेनों का परिचालन, पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बहुत कम है। बड़का काना रेलवे स्टेशन, पतरातू, रामगढ़, हज़ारीबाग, बरी, इन सभी जगहों का हम लोग जिक्र करें तो पैसेंजर ट्रेनें ना के बराबर हैं। तीसरा विषय है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो सड़कों का अपग्रेडेशन होना चाहिए, नियम है कि 10 साल से ज़्यादा की जो सड़कें हैं उसको दोबारा अभी तक बन जानी चाहिए थी, लेकिन ये सड़कें काफ़ी विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर नहीं बनी हैं। इसको भी देखने की ज़रूरत है। और चौथा, जल जीवन मिशन के तहत जहाँ पूरे देश में लोगों के घरों पर पानी मिल रहा है, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ लग तो जरूर रहा है लेकिन टावर्स केवल देखने को मिल रहे हैं। ज़मीनी हकीकत में इन टावर्स में पानी अभी तक बहुत कम जगह पर सप्लाई हो रहा है। तो ये 4 प्राइमा फेसी मुद्दे हैं जिन पर तुरंत काम करने की ज़रूरत है। वैसे अन्य भी मुद्दे हैं, जैसे आपको हज़ारीबाग में एयरपोर्ट का मामला है, जनरल डेवलपमेंट का मामला है, पलायन एक बहुत बड़ा विषय है पूरे झारखंड और बिहार के लिए कि जो हमारे यहाँ पोलिंग परसेंटेज जो कम होता है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान पलायन का रहता है कि लोग पूरे देश में आपको मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे इतने फ़ोन कॉल्स हैं यहाँ लोकल दिल्ली में कि मैं आपके क्षेत्र का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो इस विषय पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं। देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एवेन्यू को हम लोग टच करें और लोगों को राहत देने का काम करें। इस पर पूरी तरह से हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मनीष जायसवाल जी को, पहली बार लोकसभाएं हैं, इससे पहले के विधायक रहे हैं। हज़ारीबाग कर्म भूमि रही है लेकिन अब हज़ारीबाग लोकसभा सीट से सांसद है। तमाम वादे और दावे कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या कुछ धरातल पर होता है। और अगर आगामी 4 महीनों में विधानसभा भी है, जिस तरीके से सीटों में लोकसभा सीटों में कम हुआ है, अब देखना है कि विधानसभा में कैसा असर होता है। क्या जेएमएम की सरकार होती है या फिर कुछ परिवर्तन जनता करती है।